हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कॉन्टीजेंट और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग और रूल्स के बारे में, और साथ साथ में मैं आपको अलग अलग तरह के एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपका ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे कोई भी तरह की कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि हम बात करें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई ना कोई तरह की कंडीशंस जो है वो इन्वॉल्व होती है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि जब भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस जो है वो इन्वॉल्व रहती है। इसको मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, और साथ साथ में आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बाद मीनिंग ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है। इफ टू और मोर पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है कुछ करने या ना करने के लिए, टू डू और नॉट डू समथिंग इफ एन इवेंट विच इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, यहाँ पे कुछ करना और ना करना किसके रिलेटेड है? कोई भी इवेंट को लेकर के जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलेटरल है। कोलेटरल का मतलब होता है कनेक्टेड। डज और डज नॉट हैपन देन इट इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ होने या ना होने के लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसी को हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसी को ना मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो इसको बेस्ट तरीके से आप समझ पाओगे। जैसे मान लो कोई ए पर्सन है, उसने इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये इंश्योरेंस कंपनी है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी फैक्ट्री में अगर आग लगती है, फायर इंश्योरेंस लिया। आपको पता ही है कि हर तरह के इंश्योरेंस जो है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, बिकॉज इसमें अलग अलग तरह की कंडीशंस इन्वॉल्व होती है। अब ये जो है उसने फायर इंश्योरेंस लिया है कि अगर मान लो फ्यूचर में इसकी फैक्ट्री में आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा मुआवजा किसको देगी? ए को देगी। मतलब जो भी खर्चा हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की जो भरपाई है वो ए को मिल जाएगी। तो यहाँ पे किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है? डज और डज नॉट हैपन, मतलब कि अगर कुछ हुआ तो ही जाके ए को पैसा मिलेगा, और ये हम लोग कहेंगे, इसको कहते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो आग नहीं लगती तो ए को पैसा नहीं मिलता, उसको पैसा तभी मिलता है जब आग लगती है उसकी फैक्ट्री में, तब। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया। अब हम लोग देखते हैं रूल्स क्या है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, और इसके जो रूल्स है ना वो सेक्शन 32 से 36 के बीच में दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सेक्शन 32, इसमें ऐसा कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट इन फ्यूचर, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है कोई भी चीज होने का, मतलब कि द एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यहां पे कुछ होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स में आएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट लागू पड़ पाएगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब तक एनफोर्स में नहीं आ सकता जब तक कि कोई इवेंट नहीं हो जाता। If such event become impossible, the contract becomes void। अगर मान लो कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, void माना जाएगा। चलो इसका एक बहुत बढ़िया आपको मैं एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे एक घोड़ा है जिसका नाम है चेतक। अब ये जो घोड़ा है उसको ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि अगर ये घोड़ा अहमदाबाद तक पहुंच जाता है तो ए जो है वो 5,000 रुपए देगा किसको? बी को। अब बी जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट को तब तक एनफोर्स में नहीं ला सकता जब तक कि जो चेतक घोड़ा है वो अहमदाबाद नहीं पहुंच जाता, और अगर अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते वो घोड़ा मर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया जा रहा है? कोई भी इवेंट होने का। साफ साफ लिखा था हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो पहले सेक्शन 32 में क्लियरली बताया था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कोई भी चीज होने का। अब नेक्स्ट बात करें नंबर 33, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन फ्यूचर, मतलब कोई चीज ना होने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, उसको सेक्शन 33 में बताया गया है, जिसमें कहा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। मतलब देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करने या न करने के लिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इफ एनी ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, यहाँ पे देखो हाईलाइट भी किया है कि अगर फ्यूचर में कोई इवेंट नहीं होता देन
कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जब कोई भी इवेंट हो ही नहीं सकता, तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स में आएगा। जैसे आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ए जो है वो एग्री होता है पे करने के लिए, 10,000 रुपए पे करने के लिए तैयार है, बट कब? जब बोट वापस नहीं आएगी तब। मैंने पहले ही कहा फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव वे में जा रहा है कि यहाँ पे कोई चीज ना होने का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि अगर बोट रिटर्न नहीं होगी तभी जाके ए जो है वो 10,000 रुपए देगा और बोट बीच में डूब जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब जाके एनफोर्सेबल माना जाएगा, अब जाके वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बोट डूब चुकी है और बोट डूबने की वजह से अब ये इवेंट कैसा हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। भाई एक बार डूबी बोट वापस नहीं आ सकती और हम ऐसा कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स में आ सकता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया जा रहा है? कोई चीज ना होने का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कर देना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था सेक्शन 32 में कोई भी इवेंट होने का, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और सेक्शन 33 के अंदर नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बात करें तो सेक्शन 34 में इफ द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जा रहा है जब कोई भी चीज फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए। ठीक है, अब मान लो फ्यूचर में वो चीज इम्पॉसिबल हो जाती है तो यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स में नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे इसका ना एक बढ़िया सा आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे ये है ए और ये है बी, अब यहां पे एक और बंदा है उसका नाम है सी। ठीक है, अब ये जो सी है वो ए को ऐसा कहता है कि अगर तुम बी के साथ मैरिज कर लोगे तो मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? कि सी जो कह रहा है ए को कि अगर तुम दोनों के बीच में शादी हो गई तो सी जो है वो ए को 5,000 रुपए देगा। अब ये जो ए है वो शादी कर लेता है एम के साथ, तो दैट्स व्हाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट है ए का, द इंसिडेंट ऑफ मैरिज ऑफ ए एंड बी बिकम्स इम्पॉसिबल। क्या अब ए बी के साथ मैरिज कर सकता है? ये एक्ट इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि शादी एक ही जन से कर सकते हैं और ये जो है वो एनफोर्स में नहीं आ सकता, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 5,000 रुपए है वो अब उसको सी से नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका तो कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था? ए और बी की शादी का, जबकि ए शादी कर लेता है एम के साथ। दैट्स व्हाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस मोमेंट पे ए ने जो है वो शादी एम के साथ कर ली है तो ए बी के साथ शादी नहीं कर पाएगा और जो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया जा रहा है? तो इम्पॉसिबल एक्ट का। तो अगर जब कोई एक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको बता दूं कि बीकॉम सेम 5 का हमारा कोर्स है जिसमें हम लोग 2399 में 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। साथ साथ में इकोनॉमिक्स की भी कुछ आधे वीडियो हम आपको आईएमपी वीडियोस जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग ने हमारे कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दो। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो है सेक्शन 35 और इस सेक्शन में कहा गया है द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। हमने जो सेक्शन 32 में देखा था ना वही चीज है, बस खाली यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और यहां पे ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा तो ही जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स में होगा, नहीं तो फिर अगर कोई भी टाइम पीरियड में इंसिडेंट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स में नहीं आएगा। तो इंसिडेंट टाइम पीरियड में होना बहुत जरूरी है। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा। यहाँ पे ए जो है वो एग्री होता है कि बी को वो 5,000 रुपए देगा, बट ये जो चेतक घोड़ा है वो अहमदाबाद तक आएगा 25/8/2024 तक। जो बी है वो एंटाइटल करता है कि भाई वो उसको 5,000 रुपए तभी देगा जब 25 तारीख से पहले वो घोड़ा जो है चेतक घोड़ा वो अहमदाबाद तक पहुंच जाए। पर अगर चेतक घोड़ा जो है वो अहमदाबाद तक नहीं पहुंच पाया 25/8/2024 तक तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएगा और बी जो है उसको 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे ए के साथ। सीधी सी बात है, मान लो किसी की शादी है और उसने साफ साफ बोला कि भाई 25 तारीख को मेरे को घोड़ा चाहिए शादी के लिए। अब मान लो वो घोड़ा लेके नहीं आएगा तो सीधी सी बात है वो पैसा थोड़ी देगा, वो पैसा देगा नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे डिपेंड है? एक स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड पे, कि एक स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा तभी जाके बी को पैसा मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आखिरी वाला सेक्शन है सेक्शन 36 और यहां पे देखे रखा है द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल एक्ट।
मतलब कुछ ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट जो हो ही नहीं सकते, उसके ऊपर से इन लोग ने बताया है कि कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट के अंदर कुछ करना या ना करना तो होता है, बट साथ साथ में कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट पहले से ही वॉइड हो जाएगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट इन केस कर भी लिया, दोनों अनजान थे या एक जन अनजान था और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, तो वो पहले से ही वॉइड माना जाएगा। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नोन, यहां पे देखो साफ साफ लिखा है इज नोन और नॉट टू द पार्टीज, मतलब अगर मान लो पता भी हो और ना भी पता हो तो भी ये इम्पॉसिबल इवेंट का पहले से ही वॉइड माना जाएगा टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, मतलब वो वॉइड तभी से माना जाएगा जब उसको बनाया गया है। जैसे आपको इसका एग्जांपल दूं तो ए जो है वो एग्री होता है 5 लाख रुपए देने को बी को, बट कब, जब सी वाटर जो है वो चढ़ेगा हिलॉक पे, मतलब देखो ये समंदर का पानी है और अगर मान लो ऐसा कहा ए ने बी को कि मैं देखो 5 लाख रुपए दूंगा जब ये पानी जो है वो इधर तक चढ़ेगा, मतलब पानी कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता, पानी नीचे की तरफ जाता है, क्लाइंब नहीं कर सकता पानी, और ये इम्पॉसिबल है बिकॉज वाटर हमेशा डाउनवर्ड की तरफ फ्लो में होता है, तो वाटर जो है वो अपवर्ड नहीं जा सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर सूरज वेस्ट में उगे तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, सूरज हमेशा ईस्ट में उगता है, वेस्ट में नहीं उग सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ये वॉइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल इसके 5 रूल्स है, अलग अलग सेक्शंस है, सेक्शन 32 से 36 तक। तो उम्मीद करता हूं ये पूरे रूल्स और इसका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।